नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि उनके पास इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी जानकारी पहुंचती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पर आप लोग को सारी जानकारी मिल जाती है वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा पीडीएफ फाइल, नोटिफिकेशन जो भी होता है सारा कुछ वहां पर हम शेयर कर देते हैं, तो आप लोग उससे भी ज्वाइन हो जाइए। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के BEE नामक सब्जेक्ट के, जिसमें में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, BEE का जब भी एग्जाम होता है तो सबसे ज्यादा जो है आप लोग का थ्योरम पूछा जाता है। थ्योरम आप लोग की 4 प्रकार की BEE में दी गई है, जिसमें से थेवेनियन थ्योरम, नॉर्टन सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये 4 थ्योरम है, जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा एग्जाम में जो है सुपरपोजिशन थ्योरम आ चुकी है। तो इस बार भी आने के चांसेस हैं आप लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम, तो इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। और अन्य जो 3 थ्योरम है उन पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करिएगा। तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं किस प्रकार से हमने फॉर्मेट बनाया है। इसमें किसी भी प्रकार की आप लोग को किताबी भाषा नहीं है, एकदम इजी वे में हमने यहाँ पर आप लोग को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से एग्जामिनर को बताएंगे कि ये क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है। तो आप लिख सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम एक ऐसी थ्योरम होती है जिसमें एक से अधिक वोल्टेज व करंट सोर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक थ्योरम दिख रही होगी, इसको बोलते हैं सर्किट या फिर नेटवर्क। ये जो है आप लोग का नेटवर्क होते हैं, जिसमें से कई सारे करंट सोर्स, ये यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को करंट सोर्स, इसके अलावा वोल्टेज सोर्स जब एक नेटवर्क में लगे होते हैं या एक थ्योरम पे लगे होते हैं तो उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। यदि एक इजी वे में बताएं तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, सुपरपोजिशन थ्योरम एक ऐसी थ्योरम होती है जिसमें एक से अधिक वोल्टेज व करंट सोर्स लगे होते हैं, उसे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। विभिन्न शाखाओं से बहने वाली धारा का मान तथा प्रत्येक स्रोत से बहने वाली धारा का मान बीजगणितीय योग के बराबर होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि ये जितनी भी यहाँ पर आप लोग शाखाएं देख रहे हैं जहाँ से करंट फ्लो हो रही, और ये जो सोर्स लगे हुए हैं, ये जितने भी करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस सोर्स लगे हुए हैं, इनसे फ्लो होने वाली धारा और शाखाओं से, ये जो शाखाएं हैं इनसे फ्लो होने वाली धारा, दोनों का बीजगणितीय योग बराबर होना चाहिए। अगर शून्य हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा KCL, जो कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में है, तो ये यहाँ पर नहीं है। यदि बीजगणितीय योग बराबर है दोनों शाखाओं का और इनसे सोर्स का, इनसे बहने वाली धाराओं का, तो वो हमारा हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम। ये आप लोग अपनी डिफिनीशन पर लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं आप लोग, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमने कहीं से बाहर से नहीं बनाया, आप लोग को याद करने में भी कठिनाई हो, यहीं से लिया है। I1, I1 डैश, I1 डबल डैश। ये देखिए, ये तीनों को जब हम लिखेंगे I1 I2 सब इक्वल कर देंगे, यानी कि ये दोनों का मान जो है हम बराबर कर देंगे, तो हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम कहलाएगी। तो इसके अलावा आप लोग और इसको बढ़ा चढ़ा के किस प्रकार से लिख पाएंगे, सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसको कि इसमें कई प्रकार के सोर्स लगे होते हैं, जैसे कि वोल्टेज सोर्स इसे बोलते हैं, रेजिस्टेंस सोर्स, और इससे हमारी करंट भी फ्लो होती है। वोल्टेज, यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है, इससे हमारे ये वोल्टेज भी है और करंट, दोनों सोर्स का काम करता है। इसमें वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रेजिस्टेंस सोर्स लगे होते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट लाइन से ये लिख सकते हैं कि चित्र ए में दाईं ओर से I1 धारा 2.5 ओम से बह रही है, और बाईं ओर से E2 सोर्स जो लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स 0.1 वोल्ट की बैटरी है, इससे हम लोग की बाईं ओर से I2 धारा 2 ओम से प्रवाहित हो रही है। तो वही यहाँ पर भी बताया गया है। इसके बाद सेकंड में चित्र नंबर B में कहाँ से फ्लो हो रही है, चित्र नंबर C में कहाँ से फ्लो हो रही है और कहाँ जा रही है, ये आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, तो आप लोग का 2 से 2.5 पेज कवर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में अतः I1 डैश, I1 डबल डैश और I2 डैश, I2 डबल डैश, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये सुपरपोजिशन थ्योरम है। जरूरी नहीं आप यही डायग्राम बनाए, किसी प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं। लास्ट में आप लोग को सब कुछ इक्वल कर देना है, बराबर कर देना, आप लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है, उसको भी हम लोग आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। काफी बार ये पूछा जा चुका है। किस प्रकार से पूछा जाता है
कि यहाँ पर आप लोग को 5 डिफिनीशन दे दी जाती हैं, 5 यहाँ पर 6 या 7 डिफिनीशन दे दी जाती हैं, उसमें से 5 आप लोग को करना होता है। एक एक नंबर की एक डिफिनीशन होती है, तो यहाँ पर आप लोग को 5 डिफिनीशन देखने को मिलेंगी और ये काफी बार पूछी जा चुकी है। वही डिफिनीशन हमने यहाँ पर लिया है और बहुत इजी फॉर्मेट में लिखा है और आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। इसे प्रभावी मान, वास्तविक मान तथा कई नामों से जाना जाता है। तो ये आप लोग की एक जो लाइन है कॉमन सी, आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिख देंगे तो काफी ये जो है आप लोग का पेज ज्यादा कवर हो जाएगा, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको आता है, तो 1 नंबर आपका इसमें तो कंफर्म हो ही जाएगा। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद मेन डिफिनीशन इसकी यहाँ से शुरू होती है। प्रत्यावर्ती राशि, प्रत्यावर्ती राशि किसको बोलते हैं? साइनोसोडल वेव फॉर्म को। ये हमारी जो होती है एसी, ये हमारी होती है प्रत्यावर्ती, यानी प्रत्यावर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इससे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती राशि। ये कॉमन वर्ड है, इसको देख लीजिए, यहाँ पर भी लिया गया। आप भी जब किसी डिफिनीशन को पढ़ें, इनमें से जैसे लिखा है तो आप प्रत्यावर्ती राशि को स्टार्टिंग में रखें। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती राशि के वर्ग के औसत के वर्गमूल मान को आरएमएस मान कहते हैं। एकदम इजी फॉर्मेट में है, ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये देखिए वर्गमान मूल के औसत के बराबर होता है आरएमएस मान। देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती राशि के, यहाँ पर मान लीजिए प्रत्यावर्ती राशि है के वर्ग के यानी स्क्वायर के, औसत के यानी उसके एवरेज के, वर्गमूल मान यानी वर्गमूल मान हम किसको बोलते हैं? अंडर रूट के को आरएमएस मान कहते हैं। ये हिंदी में बोले तो वर्ग माध्य मूल मान, काफी लंबा हो जाता है तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको इंग्लिश में लिख दिया। फिर इसको आरएमएस मान कहते हैं, आरएमएस वैल्यू कहते हैं। इसे वीआरएमएस या आईआरएमएस से व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं। ये आप लोग फॉर्मूले लिख दीजिएगा। और ये जो काफी बार है एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि वी आरएमएस मान का वैल्यू पुट करो, यहाँ पर रखो, तो आप लोग का ये होती है 0.70 वी मैक्स। इसके बाद देख लेते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले डिफिनीशन बताएंगे, इसके बाद इसका कहाँ कहाँ यूज है, कितने आप लोग का इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएशन रखा गया है, सारा कुछ। देखिए 1 सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसमें आप लोग को कोई भी परेशानी आई याद करने में? 1 सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब 1 सेकेंड में कितने चक्र पूरे करता है? 1 सेकेंड में चक्र कौन से होते हैं? ये होता है हाफ साइकिल। ये जब पूरा यहाँ से यहाँ हो जाता है इसे बोलते हैं एक चक्र या एक साइकिल। तो ये जब चक्र 50 कंप्लीट कर लेता है, 1 सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब कितने हैं ये इसमें दर्शाया नहीं गया, लेकिन आप लोग को बता देते हैं कि इसमें कितने मैक्सिमम चक्र 1 सेकेंड में पूरे हो जाते हैं। तो हो जाते हैं 50, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो वो 1 सेकेंड में हमारा 50 हर्ट्ज कंप्लीट कर लेता है एक साइकिल। यानी ये अगर हाफ साइकिल बात करें, ऊपर तो ऊपर और नीचे तो पूरा 100, और यहाँ पर अगर ऊपर नीचे तो पूरा 50 हर्ट्ज। एक साइकिल यानी कि पूरा करेगा तो 50 हर्ट्ज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा 1 सेकेंड में। ये होती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और इंडियन स्टैंडर्ड जो मानी गई है वो मानी गई है 3 वेरिएशन, यानी कि 3 जो है आपके साइकिल कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, प्लस माइनस, इसीलिए। और आप लोग का ये है फ्रीक्वेंसी, आप लोग याद करिएगा। इसके बाद अगर वोल्टेज इंडियन स्टैंडर्ड बात करें कि वोल्टेज कितना वेरिएशन हो सकता है, तो ±5। ये आप लोग का वोल्टेज है, ये इंडियन स्टैंडर्ड फिक्स है। इससे अगर आपका कम या ज्यादा हो जाता है किसी भी कारणवश, तो आपका सिस्टम जो है फेल हो जाएगा। अब देख लेते हैं थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर है आकृतिक गुणांक, यानी कि इसे बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। प्रत्यावर्ती राशियों के आरएमएस मान को तथा औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसे शॉर्ट में यहाँ पर इसे डिनोट करते हैं केएफ से, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यदि आपको ये भी ना याद हो तो आप सीधे इससे भी फॉर्मूले से याद कर सकते हैं कि ये है, इसे फॉर्म फैक्टर केएफ से डिनोट करते हैं। तो फॉर्म यहाँ से देखिएगा, प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। बस आरएमएस मान के वैल्यू ये पुट ऑन कर दिया, इसके बाद औसत मान का ये होता है, और न्यूमेरिकल में काफी बार ये पूछ लेता है दोनों का, यानी फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो 1.11। बस ये आप लोग की डिफिनीशन हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 4th पॉइंट, आवर्तकाल। ये आप लोग की 1 नंबर की अभी डिफिनीशन चल रही है, काफी बार एग्जाम में आ चुकी हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं। उन्हीं चीजों को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है।
तो आवर्तकाल की डिफिनेशन देखिए कितनी इजी है। एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक साइकिल क्या होता है, जैसे अभी आप लोग को पीछे बताया, ये हाफ साइकिल, ये हो गया फुल साइकिल। एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय, यहाँ से यहाँ पूरा करने में लगा समय को बोलते हैं हम लोग आवर्तकाल, जिसे टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर टी होगा, टी इक्वल टू 1/f। यहाँ पर f का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी। तो ये इससे हमारा आवर्तकाल से हमारी फ्रीक्वेंसी से आवर्तकाल निकल आएगा और आवर्तकाल से ही फ्रीक्वेंसी निकल आएगा टाइम पीरियड से। अब देख लेते हैं रिलक्टेंस क्या होता है, प्रतिष्ठंभ। तो प्रतिष्ठंभ को समझने के लिए आप लोग को प्रतिरोध समझना पड़ेगा। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है और रिलक्टेंस हमारे फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्लक्स के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे रिलक्टेंस कहते हैं। इसे एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से। तो आप लोग इसे भी एक लाइन, जब भी आप लोग कभी भी किसी चीज की डिफिनेशन लिखें तो उसमें किससे क्या डिनोट करते हैं, उसका क्या मात्रक होता है, ये चीज ऐड कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, एग्जामिनर में एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे रिलक्टेंस की। तो रिलक्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल एक्स, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो रिलक्टेंस के समानुपाती होता है, मतलब एक समान होता है। ये हमारा जो होता है, ये फ्लक्स हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे होते हैं मैग्नेट, ये हमारे नॉर्थ एंड साउथ, और इससे हमारी जो है बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। इनके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वो हमारा होता है रिलक्टेंस, और जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, ये हमारा करंट फ्लो होती है, इसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये इतने सिंपल सा है। ये काफी बार एग्जाम में, अभी नहीं लेकिन आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस में डिफरेंस बताइए, कंडक्टेंस और परमियंस में। कंडक्टेंस जिस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिक में काम करता है, और उसी प्रकार जो होता है आप लोगों का परमियंस और ससेप्टेंस, ये हमारे मैग्नेटिक सर्किट में काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यदि आप कमेंट करेंगे, ना समझ में आया तो आप लोग बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रतिरोध क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक। यदि आपने सेशनल एग्जाम दिया होगा तो 100% आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया होगा और 100% बोर्ड एग्जाम में भी आपका आएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं कि प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यानी कि ऐसे बोल देंगे प्रतिरोधकता क्या होती है और प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। तब आप किस प्रकार से लिखेंगे, तब आप लिखेंगे प्रतिरोध का जो गुण होता है उसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस का जो गुण होता है उसे ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसी प्रकार यदि आप लोग को न समझ में आए तो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जिसे कंडक्टेंस होता है चालकता। तो चालकता के गुण को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टेंस के गुण को कहते हैं कंडक्टिविटी। तो उस प्रकार से आप लोग डिफिनीशन लिखेंगे। यदि यहाँ पर प्रतिरोधकता आ जाता है, प्रतिरोध है तो किस प्रकार से लिखेंगे, पदार्थ का वह गुण जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है और इसे आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यदि आप लोग को ये ओम का सिंबल इस प्रकार होता है और ये होता है मोह का सिंबल, यानी ये हमारा होता है रेजिस्टेंस का और ये होता है हमारा कंडक्टेंस का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कारक की। मेन चीज ये है फार्मूला। ये फार्मूला आपका लाइफ टाइम काम करेगा, जब तक आप लोग इंजीनियरिंग करेंगे तब तक। उसके बाद भी आपने कंपटीशन लेवल की तैयारी की तो ये इसका 100% यूज होने वाला है, R = रो L अपॉन A का। तो चलिए इससे हम लोग बनाते हैं इसके कारक। यहाँ पर लंबाई L ले लिया है, इसके बाद एरिया ले लिया, यहाँ पर घनत्व, और ये R हमारा प्रतिरोध हो गया। ये जो रो होता है इसे बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको जब रो आ जाए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी ये विशिष्ट, विशेष, स्पेशल। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे हम लोग कौन कौन से कारक होते हैं। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन आप लोग को पूरी लाइन लिखना है ताकि आप लोग को 5 नंबर मिले। यहाँ पर हमने 1 पेज में लिखा है, आप लोग को कम से कम 2 पेज में लिखना है। ये हमने जैसे ये सब बताया है तो आप लोग इसमें लाइन बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी देखिए, लकड़ी, रबड़, इंसुलेटर, ग्लास। जिसमें करंट फ्लो ना हो वो हमारा प्रतिरोध कहलाता है। जैसे ये सारी चीजें जो है हमारे पास, इनमें करंट फ्लो नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिरोध कहलाएगा। अब देख लीजिए लंबाई।
लंबाई यदि हम लोग बढ़ाते हैं, एक तार ले लिए, तार को अगर हमने खींचा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, और लंबाई घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये जो हम बोल रहे हैं ये आप लोग को कॉपी में लिखना है, अपने एग्जाम पेपर में या फिर अपनी फेयर कॉपी में। इसके बाद टेम्परेचर देखें। टेम्परेचर किसी भी चीज का बढ़ाएंगे तो उसका, यदि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी घटेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनल, यहाँ अब ये आ गया यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर घनत्व है, यदि हम ये घनत्व क्या किस प्रकार से निकालेंगे, यदि ये लंबाई है इसको हमने छोटा कर दिया, कंप्रेस कर दिया इतना, तब हम इसके जब करंट इसमें फ्लो कराएंगे, यहाँ पर जब हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसकी जब लंबाई घटाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग का रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यदि हम एरिया बढ़ाते हैं तो ये इनवर्सली है, तो यहाँ पर उल्टा होगा, इसका रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी जितने भी आप लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारा कुछ आप लोग को एग्जाम के पहले सारा मटेरियल मिल जाएगा। और ये सारी चीजें आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।